विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान। विपक्ष पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार ने कहा, हम 2 बार आपके साथ गए लेकिन आपने गड़बड़ी की इसलिए छोड़ दिया। अब हम कभी नहीं जाएंगे आपके साथ। कल जेपी नड्डा का झारखंड दौरा। देवघर में बने भाजपा के भव्य कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। कार्यकर्ताओं को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे संबोधन। झारखंड में नक्सली हमले की चेतावनी। 2 से 8 दिसंबर तक हो रहे माओवादियों के पीएलजीए सप्ताह में राज्य के सुरक्षा बलों पर हमले की है आशंका। आईजी अभियान और स्पेशल ब्रांच ने किया सरकार को अलर्ट। सुपौल में घर में आग लगने से 2 मासूम भाई बहन जिंदा जले। आग ने आसपास के 6 घरों को भी अपनी चपेट में लिया। भीषण अग्निकांड में 18 मवेशी भी जिंदा जले। राजधानी रायपुर में T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च। मैदान पर सैकड़ों वॉलंटियर्स ने नई जर्सी को फैलाया। जर्सी डिजाइन में टीम इंडिया की आक्रामकता, ऊर्जा और युवा जोश को दर्शाने की कोशिश। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा और आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। बात करेंगे सबसे पहले बिहार की खबरों की, जहां पर बिहार विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने लगातार विकास के लिए काम किया है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि हम 2 बार आपके साथ गए थे लेकिन आपने गड़बड़ी की इसलिए छोड़ दिया। अब हम कभी आपके साथ नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वे विपक्ष के साथ थे तब सब काम मान लिया जाता था लेकिन अब वही सहयोग नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी और उसी समय से बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ। उन्होंने कहा कि बीते 20 वर्षों से बिहार के विकास के लिए निरंतर काम किया गया है और विकास ही उनका मुख्य उद्देश्य है। सीएम ने बिहार की जनता का आभार जताया और कहा कि लोगों ने बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रेम और भाईचारा है। पहले हिंदू मुस्लिम विवाद होता था लेकिन सरकार ने कब्रिस्तानों और मंदिरों की घेराबंदी कराई जिससे शांति कायम रही। बिहार के विकास में अब केंद्र सरकार ने भी कितना बड़ा सहयोग किया। बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई 2024 में 24 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा जुलाई 2024 में। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। और फिर वर्ष 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। अब इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ है, जो गौरव की बात है। भागलपुर उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना की मांग को लेकर भागलपुर व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता सड़कों पर उतर आए हैं। लंबे समय से लंबित इस मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने शहर में व्यापक मार्च निकाला और न्यायिक ढांचे को मजबूत करने की अपील की। अधिवक्ताओं का यह जुलूस कचहरी परिसर से निकलकर समाहरणालय परिसर, मनाली चौक, तिलका मांझी चौक होते हुए वापस पुलिस लाइन मार्ग से कोर्ट परिसर पहुंचा। पूरे रास्ते में अधिवक्ता न्यायिक सुविधा बढ़ाने की मांग को लेकर नारेबाजी करते रहे। जुलूस में बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमनाथ ओझा ने संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि भागलपुर का ऐतिहासिक महत्व और न्यायिक दायरा काफी बड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि एक दौर था जब दार्जिलिंग तक हमारा क्षेत्राधिकार हुआ करता था। बंगाल के कई हिस्से भी हमारे न्यायिक अधिकार क्षेत्र में शामिल थे, लेकिन समय के साथ क्षेत्र विभाजन हुआ। बांका अलग जिले के रूप में विकसित हुआ। नवगछिया में न्यायालय का ढांचा तैयार हो रहा है और कहलगांव अनुमंडल में भी न्यायिक इकाइयां स्थापित की जा रही है। इन बदलावों के कारण न्यायिक गतिविधियां विभिन्न हिस्सों में बंटने लगी हैं और भागलपुर का केंद्रीय न्यायिक महत्व लगातार कम होता जा रहा है। इसी कारण अधिवक्ताओं की यह पुरानी मांग है कि भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना की जाए ताकि न सिर्फ न्यायिक सुविधा बढ़े बल्कि क्षेत्र के लाखों लोगों को शीघ्र और सुलभ न्याय उपलब्ध हो सके। मार्च में शामिल वकीलों ने कहा कि भागलपुर की भौगोलिक स्थिति
स्थिति, जनसंख्या, केस लोड और ऐतिहासिक न्यायिक आधार को देखते हुए खंडपीठ की स्थापना पूरी तरह से न्यायोचित है। उनका कहना था कि पटना तक बार बार जाना लोगों के लिए महंगा पड़ता है और समय भी अधिक लगता है, जिससे न्याय प्रक्रिया प्रभावित होती है। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांग पर जल्द निर्णय नहीं लेती है तो आने वाले समय में आंदोलन तेज होगा। भागलपुर शहर को जाम मुक्त और अतिक्रमण रहित बनाने को लेकर जिला प्रशासन अब एक्शन मोड में आ गया है। आपको बता दें, अतिक्रमण हटाने के लिए शहरी क्षेत्र में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही जगह जगह माइकिंग कर दुकानदारों, फुटपाथ विक्रेताओं और वाहन चालकों से स्वयं अतिक्रमण हटाने की अपील की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि समय रहते अतिक्रमण नहीं हटाने पर सामान जब्त किए जाएंगे और भारी जुर्माना भी वसूला जाएगा। जिला प्रशासन ने शहर के 15 ऐसे प्रमुख मार्गों की पहचान की है जहां आए दिन जाम की गंभीर समस्या रहती है। इन मार्गों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए एक विस्तृत रोस्टर तैयार किया गया है। इसी क्रम में मंगलवार से संयुक्त टीम द्वारा चरणबद्ध अभियान की शुरुआत की गई। तिलका मांझी थाना क्षेत्र में यातायात डीएसपी संजय कुमार, सिटी मैनेजर असगर अली, अतिक्रमण शाखा प्रभारी जयप्रकाश यादव और स्थानीय थाना पुलिस के साथ अतिरिक्त बल ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। खबर सहरसा से है, जहां सौर बाजार थाना पुलिस पर कबाड़ी का व्यवसाय करने वाले मनोज शाह की पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप परिजनों ने लगाया है। मृतक मनोज शाह सदर थाना क्षेत्र के गांधी पथ का रहने वाला था, जो सौर बाजार हनुमान नगर चकला में कबाड़ी का व्यवसाय करता था। परिजनों ने बताया कि बीते 27 नवंबर को अचानक सौर बाजार पुलिस दुकान पर पहुंची और चोरी के सामान खरीदने के आरोप में थाना पर थानाध्यक्ष बुलाए हैं कहकर मनोज शाह को थाने ले गई, जहां मृतक की पिटाई की गई। दूसरे दिन 28 नवंबर को पुलिस द्वारा शाम में छोड़ा गया। देर रात पिटाई के बाद जानकारी के बाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से डॉक्टर ने मृतक को सही हो जाने की बात कहकर घर ले जाने की बात कहा, लेकिन घर ले जाने के दौरान रास्ते में तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं इस मामले में सौर बाजार थानाध्यक्ष ने बताया कि चोरी के सामान खरीदने के आरोप में लाया गया था, उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई के बाद छोड़ दिया गया। मारपीट का आरोप गलत है। सुपौल के सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड के मुरली वार्ड 6 में आग लगने से 2 मासूम भाई बहन की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें, आग ने आसपास के 6 घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 18 मवेशी जिंदा जल गए और घरों में रखा सारा सामान राख हो गया। मृतक बच्चों की पहचान भीखन सरदार के पोते मानव कुमार और पोती साक्षी कुमारी के रूप में हुई है। घटना रात करीब 1 बजे हुई, जब परिवार सो रहा था। आग देखते ही घर वाले बच्चों को बचाने दौड़े, लेकिन तब तक दोनों लपटों में घिर चुके थे। घटना की सूचना मिलते ही सुबह बीडीओ, सीओ और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। अब खबर कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड से है, जहां उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय खजुरा में बिहार शिक्षा परियोजना कैमूर के तहत विशेष क्रैश कोर्स कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंचायत के मुखिया संजय मल्होत्रा ने फीता काट कर की, जिसके बाद उन्होंने स्कूल की प्रधानाध्यापिका प्रियंका के साथ मिलकर दीप प्रज्वलित कर औपचारिक शुरुआत की है। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कम समय में बेहतर मार्गदर्शन और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराना है। प्रधानाध्यापिका प्रियंका ने बताया कि कठिन विषयों को आसान तरीके से समझाने के लिए अनुभवी शिक्षकों की टीम तैयार की गई है। नियमित टेस्ट, मॉडल प्रश्न पत्र और डाउट क्लियरिंग क्लासेस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी। मुखिया संजय मल्होत्रा ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को मजबूत शैक्षणिक आधार देने में मददगार साबित होगी। बात करेंगे कैमूर जिले की, जहां पे सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाएं धरातल पर फिजली साबित नजर आ रही हैं। अधिकारियों की अनदेखी और जनप्रतिनिधियों के उपेक्षापूर्ण रवैये की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित लोहिया स्वच्छ मिशन की विभिन्न योजनाएं दम तोड़ रही हैं। मामला कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड के अभरिया पंचायत का है, जहां लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत संचालित ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत लाखों रुपए की राशि खर्च करने के बावजूद इस पंचायत की तस्वीर नहीं बदली। अपशिष्ट पदार्थ को स्टोर करने वाले भवन में अपशिष्ट पदार्थ की जगह धान की दवनी की जा रही। यही नहीं, इस भवन में बाकायदा पंखे भी लगाए गए हैं। दृश्य देखने से लगता है कि यह सरकारी कचरा प्रबंधन भवन नहीं, बल्कि गांव के किसी ग्रामीण के द्वारा इस भवन पर ही कब्जा कर लिया गया है।
स्वच्छता अभियान को ठेंगा दिखा रहा है सिस्टम। गांव की गलियों में कहीं गंदा पानी बह रहा है तो कहीं कूड़े का ढेर देखने को मिल रहा है। इस मामले पर स्थानीय समाजसेवी अरविंद कुमार सिंह ने जिला पदाधिकारी को आवेदन देने के बाद बताया कि इस पंचायत के सभी वार्डों में स्वच्छता मिशन के तहत घर घर कचरा संग्रहण और प्रबंधन व्यवस्था कई वर्षों से लंबित है। पंचायत स्तर पर गीला और सूखा कचरा के लिए बाल्टी, ठेला और ई रिक्शा, सफाई कर्मियों के लिए टोपी और ड्रेस आदि सामग्रियों की खरीदारी की जा चुकी है। इन्हीं सफाई कर्मियों और पर्यवेक्षकों की भी बहाली की गई है। इसके बावजूद अनेकों बार लिखित और मौखिक रूप से अवगत कराने पर भी प्रखंड स्वच्छता कार्यालय के पदाधिकारी और पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा इस कार्य को प्रारंभ नहीं किया गया। आज नतीजा यह है कि गलियों और सार्वजनिक स्थलों पर कचरा का ढेर जमा रहता है, जिससे दुर्गंध फैलती है और विभिन्न संक्रामक और मच्छर जनित बीमारियों के फैलने की आशंका बनी रहती है। करेंगे झारखंड की खबरों का, जहां पर देवघर जिला के चितौलुड़िया स्थित धारी में बने भारतीय जनता पार्टी के भव्य कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें 5 दिसंबर की शाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देवघर पहुंचेंगे और फिर 6 दिसंबर को पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। 6 दिसंबर को संथाल परगना के कार्यकर्ताओं को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने से पहले देवघर में जिला प्रशासन और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों की तैयारियां जोरों पर है। पार्टी के कार्यकर्ता इस भवन के बनने से काफी खुश और उत्साहित हैं। बीजेपी नेताओं से मिली जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम में झारखंड के कई पूर्व मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जिनमें बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और चंपई सोरेन सहित कई गणमान्य नेता भी मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा के आगमन को लेकर जिले में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हुए हैं। पार्टी कार्यालय बनने से देवघर के कार्यकर्ताओं के साथ साथ संथाल क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ताओं को बैठक और किसी भी प्रकार की राजनीतिक कार्यक्रम के लिए जगह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देवघर जिले में बने बीजेपी का भव्य कार्यालय पूरे संथाल के हजारों कार्यकर्ताओं को एक दूसरे से बांध कर रखेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे के बीच झारखंड में राजनीतिक उलटफेर की जिन अटकलों को काफी हवा मिली, अब उन पर विराम लगते हुए बीजेपी और जेएमएम ने अपनी ओर से सफाई देते हुए इन खबरों को महज अफवाह करार दिया है, जिसे लेकर हमारी संवाददाता तृप्ति ने मुख्यमंत्री के रांची लौटने के बाद राज्य की इस हलचल से जुड़ी पूरी जानकारी ली है। हेमंत सोरेन के दिल्ली यात्रा के बाद से उड़ी अफवाहें जो थी भाजपा और जेएमएम के बीच गठबंधन हो सकता है, झारखंड में राजनीतिक परिदृश्य बदल सकता है, ये अफवाहों का खंडन हो चुका है। भाजपा और जेएमएम दोनों ही तरफ से इन अफवाहों का खंडन किया गया है। दरअसल जेएमएम की तरफ से केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने साफ कहा है कि गठबंधन धर्म का पालन हमेशा से करती आई है झामुमो और आगे भी करेगी। हेमंत सरकार गठबंधन धर्म का पालन करती रहेगी और ये नहीं तोड़ेगी, चाहे भाजपा वाले कुछ भी कहे, वो गठबंधन धर्म का पालन करने से पीछे नहीं हटेंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने लिए लड़ना आता है। इसी के साथ युवा जेएमएम की तरफ से भी जारी किया गया कई सोशल मीडिया पर पोस्ट और ये साफ कहा गया भाजपा के साथ गठबंधन का तो सवाल ही नहीं होता। दूसरी तरफ भाजपा के केंद्रीय प्रवक्ता की बात करें, प्रदेश प्रवक्ता की बात करें यानी कि प्रतुलनाथ शाहदेव की, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा ये सवाल ही नहीं होता कि भाजपा और जेएमएम एक साथ आए। प्रतुलनाथ शाहदेव ने कहा कि भाजपा और जेएमएम समुद्र के वो दो किनारे हैं जो कभी एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो दोनों ही तरफ से दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं ने, बड़े नेताओं ने साफ साफ तब कह दिया है कि जेएमएम और बीजेपी का मिलना और एक साथ आना असंभव है झारखंड की राजनीति में। देखना यह होगा हेमंत सोरेन के लौटने के बाद किस तरह की स्थिति सामने आती है। फिलहाल के लिए कैमरामैन दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति, रांची से नमस्कार। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने 5 दिसंबर 2025 से शुरू होने वाली शीतकालीन सत्र को लेकर अपने कार्यालय कक्ष में कल शाम एक उच्च स्तरीय बैठक ली। इस बैठक में आगामी सत्र के सुचारू संचालन को मद्देनजर रखते हुए संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान झारखंड विधानसभा के सभी सदस्यों के स्वीकृत, अल्पसूचित और
तारांकित प्रश्नों के उत्तर निर्धारित तारीख से एक दिन पहले दोपहर 4 बजे तक संबंधित विभाग द्वारा निश्चित रूप से झारखंड विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सत्रावधि के दौरान पदाधिकारी दीर्घा में वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति रहने का भी आश्वासन मांगा गया है। 2 दिसंबर की रात से शुरू हुए भाकपा माओवादियों के नक्सलियों का पीएलजीए सप्ताह आगामी 8 दिसंबर तक मनाया जाएगा। आपको बता दें, इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय, आईजी अभियान और स्पेशल ब्रांच ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। इसके अनुसार इस दौरान नक्सलियों के द्वारा निर्माणाधीन नवनिर्मित पोस्ट, पिकेट और कैंप को निशाना बनाया जा सकता है। तो वहीं अब जानकारी मिली है कि नक्सली अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में विध्वंसक कार्रवाई कर सकते हैं। इसके साथ ही वे नया प्रभाव क्षेत्र बना सकते हैं। तो वहीं पीएलजीए सप्ताह पर नक्सली नए कैडरों की भर्ती, सुरक्षा बलों पर विध्वंसक कार्रवाई करने के अलावा अपने कैडर को प्रशिक्षित कर सकते हैं। सूचना प्राप्त हुई है कि नक्सली अपने प्रभाव क्षेत्र में बैठक और सभा भी कर सकते हैं। झारखंड के सिमडेगा जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो की रांची टीम ने होमगार्ड के एक मुंशी को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार मुंशी श्याम कुमार गुप्ता के द्वारा कमान पत्र निर्गत करने के लिए रिश्वत मांगी गई थी, जिसकी शिकायत मिलते ही एसीबी की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की। तो वहीं टीम द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज में यह भी बताया गया है कि सिमडेगा के शाहपुर डीपा टोली निवासी बोनीफास डुंगडुंग ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची में आवेदन देकर शिकायत की थी कि श्याम कुमार गुप्ता, मुंशी गृह रक्षक वाहिनी कार्यालय सिमडेगा द्वारा कमान पत्र निर्गत करने के एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही। हालांकि बोनीफास डुंगडुंग रिश्वत लेकर काम नहीं कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की तरफ, जहां पर धमतरी वनमंडल का 100 वर्ष पूर्ण होने पर वन मंत्री केदार कश्यप ने धमतरी वनमंडल को 1 करोड़ 14 लाख रुपए लागत से निर्मित नवीन मंडल कार्यालय का लोकार्पण किया और अन्य कार्यों के लिए 3 करोड़ 70 लाख रुपए की सौगात दी है। ऑपरेशन बाज में बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, मुंगेली पुलिस ने गांजा तस्कर को धर दबोचा। जहां मुंगेली में ऑपरेशन बाज के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। साइबर सेल और सरगांव पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गांजा तस्कर रामकृपाल बंसल उर्फ दिनेश उर्फ पांडे को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की होंडा सीडी 110 ड्रीम बाइक से 3 किलो 972 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। बरामद गांजा और बाइक की कुल कीमत लगभग 65,000 रुपए बताई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मोहभट्टा पेंड्री मोड़ के पास घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। तलाशी में 4 पैकेट में भरा भारी मात्रा में गांजा मिला। आरोपी के खिलाफ थाना सरगांव में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी के बीच टीम इंडिया की नई टी20 जर्सी का भव्य अनावरण किया गया। वहीं 50 ओवर के खेले जा रहे मैच के दौरान भारतीय टीम की पारी खत्म होते ही मैदान पर सैकड़ों वॉलंटियर्स ने विशाल आकार की जर्सी को थामकर उसे पूरे आउटफील्ड में फैलाया। यह दृश्य इतना आकर्षक था कि स्टेडियम में मौजूद दर्शक उत्साह से खड़े होकर तालियां बजाने लगे। नई जर्सी में गहरे नीले रंग के साथ आधुनिक पैटर्न और तिरंगे की मनमोहक झलक देखने को मिलती है। केंद्र में बीसीसीआई का लोगो और स्पॉन्सर की ब्रांडिंग जर्सी को और आकर्षक बनाती है। डिजाइन में टीम इंडिया की आक्रामकता, ऊर्जा और युवा जोश को दर्शाने की कोशिश की गई। खिलाड़ियों के लिए जर्सी हल्की, आरामदायक और तेज रफ्तार टी20 क्रिकेट की जरूरतों के अनुसार तैयार की गई है। अब रुक करेंगे पंजाब की खबरों का, जहां पर अमृतसर के कंपनी बाग में गुरुवार सुबह गैस्ट्रोथॉन 2025 स्टेप अप फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेल्थ वॉकथॉन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व फिटनेस आइकन मिलिंद सोमन ने किया और इसमें अमृतसर और आसपास के जिलों से आए कई गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और
बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस वॉकथॉन का उद्देश्य बढ़ती गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं को लेकर जनता में जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम के दौरान मिलिंद सोमन ने कहा कि सक्रिय जीवन शैली अपनाना पाचन स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि उन्हें आलू के पराठे पसंद है, लेकिन इसके बावजूद वे घर का बना सादा खाना ही खाते हैं और पैक फूड से पूरी तरह दूर रहते हैं। उन्होंने लोगों को रोजाना चलने, सही खान पान अपनाने और दैनिक आदतों में सुधार करने की सलाह दी। अमृतसर के बटाला रोड पर सेलिब्रेशन मॉल के बाहर सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां 2 फोन लुटेरे भीड़ के हत्थे चढ़ गए। आपको बता दें, करीब 30 मिनट तक सड़क से गुजर रहे लोगों ने दोनों युवकों की खुलेआम पिटाई की। जानकारी के अनुसार दोनों युवकों ने एक राह चलते व्यक्ति से मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की, लेकिन पीड़ित ने हिम्मत दिखाते हुए न सिर्फ उनका मुकाबला किया, बल्कि दोनों को जमीन पर गिराकर पकड़ लिया। इसके बाद आसपास मौजूद लोग और गुजरते राहगीर बिना कुछ पूछे लुटेरों की पिटाई में शामिल हो गए। पंजाब में जहां इस समय गेहूं की बुआई जोरों पर है, वहीं अमृतसर के अजनाला क्षेत्र के गांव वान बसाउके में जमीनी विवाद के कारण 2 किसानों की धान की फसल अब तक खड़ी रह गई थी। इस भूमि पर स्थानीय प्रशासन ने धारा 145 लगाते हुए हर तरह की कृषि गतिविधि, बुआई, कटाई या फसल को छूने तक पर रोक लगा दी है। जानकारी के अनुसार विवादित जमीन 5 कनाल 11 मरले की थी, जो 2 आपसी रिश्तेदार किसानों के बीच झगड़े का कारण बनी। मामला जब एसडीएम के पास पहुंचा तो उन्होंने विवाद को देखते हुए पूरी 5 एकड़ जमीन पर धारा 145 लागू कर दी है और क्षेत्र के एसएचओ को रिसीवर नियुक्त किया। अब रुक करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की तरफ, जहां पर एनआईए के गंभीर मामले में आरोपी सामिल नाचन की याचिका विशेष न्याय अदालत ने खारिज कर दी है। नाचन ने खुद को नागपुर सेंट्रल जेल में से नवी मुंबई की तलोजा जेल में शिफ्ट करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने सुरक्षा कारणों और केस की गंभीरता को देखते हुए अस्वीकार कर दिया। सामिल नाचन पर एनआईए ने आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़ाव, आईईडी बनाने और आतंकी गतिविधियों की साजिश में शामिल होने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। 2023 में गिरफ्तार नाचन वर्तमान में नागपुर जेल में बंद है। अदालत ने जेल ट्रांसफर, सीसीटीवी जांच और कथित हमले की जांच की उसकी सभी मांगे भी नामंजूर कर दी। अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों का, जहां पर विदिशा में विकास को लेकर लंबे समय से बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद धरने पर बैठे हैं। लगभग 1 महीने का समय बीत जाने के बाद भी नगर पालिका अधिकारी और जनप्रतिनिधि कोई सुनवाई नहीं कर रहे। इसी के विरोध में पार्षदों के संगठन ने विदिशा में अर्थी निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस संबंध में पार्षद प्रतिनिधि जमुना कुशवाहा ने बताया कि विदिशा का विकास मर चुका है। स्थानीय नगर पालिका के कर्मचारी और जनप्रतिनिधि कोई काम नहीं कर रहे हैं और इसी का विरोध करने के लिए हमने आज ये कदम उठाया। तो स्टेट लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे एपीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।